हेलो एंड वेलकम टू ऑफिसर बिटिया वे आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। तो आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट आर रेलिवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज़ अबाउट रिपब्लिक डे, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस साल दैट विल बी 2022 में कौन हमारे चीफ गेस्ट होंगे। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से हर साल एक नई कंट्री हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर आती है। एंड इस साल हमने 5 जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो हेड हैं उनको बुलाया है ताकि वो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर आए और रिपब्लिक डे में शामिल हो। तो कौन कौन से कंट्रीज़ के चीफ गेस्ट को हम बनाने की बात कर रहे हैं? दीज आर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये 5 मेंबर्स, कल हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी उसके भी मेंबर्स हैं। विच वाज द ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी ये मेंबर्स हैं। तो हमने इस बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के मेंबर्स को बुलाया है। एंड जब इन्होंने लास्ट टाइम मीटिंग अटेंड की थी इंडिया ने इनके साथ, वो था एशियान समिट 2018 में। ओके तो इंडिया हमेशा ट्राई करता है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉन्ड्स अच्छे बन सके, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल टाइज़ है वो सेम होते हैं। और अगर हम एक दूसरे कल्चर के बारे में सीखेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी हमारा रिलेशन, तभी हमारा बॉन्ड भी बढ़ता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है किसी भी फील्ड में, तब कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशन का, अनटिल अनलेस जब तक हम ट्राई ना करें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की। क्योंकि वॉर होता है, अब कोविड है, पेंडेमिक है, तो ये हमारे जो रिलेशंस है यही काम आते हैं। हम एक दूसरे कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स होती है। चाहे वॉर हो रहा होता है तब भी जो ये टाइज़ है यही काम आती हैं। इसलिए इंडिया कोशिश करता है कि अपने जो रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हो सकें। अब देखते हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तब कितने लोग आए हैं एंड कौन कौन से कंट्रीज़ के लोग आए हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर बोराक ओबामा आए थे। 2016 में फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांडे आए थे। 2017 में यूएई के आए थे, दैट इज़ मोहम्मद बिन जायद। देन 2018 में जो 10 एशियन कंट्रीज़ के हेड थे वो आए थे। 2019 में साउथ अफ्रीका के हेड आए थे, दैट वाज साइरिल रामाफोसा। देन 2020 में इट वाज ब्राज़ील जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने शामिल हुए थे एज अ चीफ गेस्ट, दैट वाज जैर बोल्सोनारो। देन 2021 में, दैट इज़ दिस साल, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने आना था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए। कोविड पेंडेमिक आ गया था, इसकी वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और एज अ रिस्ट्रिक्शन भी, एज अ मेजर भी हम ले रहे थे कि हम बाहर की कंट्री से ट्रैवल ना कराए किसी भी पर्सन को, तो इस वजह से उनका कैंसिल हो गया था। तो इस साल 2022 में वी हैव फ्रॉम 5 कंट्रीज़। अब देखते हैं कि फॉरेन इंडिया ने एक मीटिंग को भी अभी अटेंड करना है, दैट विल बी हेल्ड ऑन 18 एंड 19 ऑफ दिसंबर, जो कि होगी सेंट्रल एशियन इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर मीट। तो यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ हैं, उनके मिनिस्टर आएंगे और इंडिया का भी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे। जो ये फॉरेन मिनिस्टर मीट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, वो फर्स्ट टाइम हुई थी उज़्बेकिस्तान में जनवरी 2019 में। और जो सेकेंड मीटिंग थी वो कोविड के टाइम पर हुई थी, लेकिन कोविड आ गया था इसलिए वो वर्चुअली ही हेल्ड हुई थी। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हम अब वर्चुअल मीटिंग ही अटेंड करते हैं। तो अब जब से कोविड आया है तब से ऑनलाइन ही हो गया है सब कुछ, तो इसलिए हम अपनी मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही कंडक्ट कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा से सेंट्रल कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है, जैसे कि इंडिया वहाँ पर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। जैसे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उसको $1 बिलियन की सपोर्ट की है, ताकि वहाँ पर एनर्जी, इंटरनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में भी हेल्प हो सके, ताकि ये जो चीज़ें हैं इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो सके। ऑल्सो इंडिया कोशिश कर रहा है कि छाबार पोर्ट बनाए ईरान में, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी ईरान के साथ तो अच्छी हो, लेकिन जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट IUCN's रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो भी IUCN की लिस्ट आई है, उन्होंने डाटा प्रेजेंट किया है कि कैसे जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। और वहाँ पर अगर वेटलैंड डिक्लाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ का इन्वायरमेंट हार्म होगा, वहाँ के स्पीशीज़ को भी हार्म होगा। तो वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाइज रहती थी उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है और इनकी जो रेशो है पॉपुलेशन है ये भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जो लेवल्स हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर हम किसी स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो पहला आता है नॉन इवैल्यूएटेड,
जिसको हम इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते। डाटा डेफिशिएंट की किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़, कोई सपोज नया स्पीशीज़ है तो उसके बारे में हमारे पास नॉलेज कम है, हमारे पास डाटा की कमी है। देन लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न का मतलब कि ठीक है ये स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है बट अभी हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा है। देन नियर थ्रेटन्ड, जो आता है कि हाँ अब इसकी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी खतरे में आने लगी है, थोड़ा थोड़ा थ्रेटन होने लगा है, तो इसलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज़। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होने लगती है। जब हमें लगता है कि हमारी सिचुएशन, स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, तब हम उसको वल्नरेबल और इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा खतरा, सपोज वी हैव वन होर्न राइनो, तो उसकी सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया में, तो हम उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डालते हैं कि अब अगर ये नहीं बचा तो इसका पूरा स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, जो वाइल्ड में हमारे एक्सटेंट होने वाले होते हैं। देन एक्सटेंट की जो अब दुनिया में नहीं रहेगी, हमारे पास ये प्रजाति, हमारे पास ये स्पीशीज़ की वैरायटी टोटली ख़त्म हो चुकी है, उसको हम एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या हो रहा है, हमने पहली बार जो हमारे 40,000 स्पीशीज़ हैं ये क्रॉस किया है, जो कि एक साथ थ्रेटन्ड से क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आए हैं। तो ये बहुत मेजर रिस्क है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी हार्म हो रहा है और स्पीशीज़ को भी हार्म हो रहा है। क्या रीज़न है क्यों ये थ्रेटन हो रहे हैं हमारे स्पीशीज़? क्योंकि उनका जो एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, कोई जो इकोलॉजिकल जो अच्छी जगह होती है जैसे कि जहाँ पर ट्रीज़ हैं, वेटलैंड्स हैं, तो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। मार्शेस में रहते हैं, स्वैम्स में रहते हैं, जहाँ पर रिवर है वहाँ पर रहते हैं। तो जब हम उन्हीं को इंडेंजर कर रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर ये स्पीशीज़ ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होंगी और धीरे धीरे ये भी ख़त्म होते चले जाएंगे। ऑल्सो वी नो कि डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली उनके जो लैंड है हम वो इंक्रोच कर रहे हैं, उनकी लैंड ले रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो जैसे कि एग्रीकल्चर है वो इंक्रोच हो रहा है, अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमारा जो लैंड है वो ख़त्म होता जा रहा है, एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर भी ऐसा जो सस्टेनेबल नहीं होता, हम जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो भी बहुत अनसस्टेनेबल है। तो इस तरीके से हमारे जो स्पीशीज़ हैं वो हार्म होते जा रहे हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है। अब देखते हैं कि कितने स्पीशीज़ रिस्क में है। यहाँ पे डाटा अवेलेबल है कि अराउंड 1,42,577 स्पीशीज़ जो हैं, जिसमें से 40,000 हमारे ऑलरेडी थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन है, कि अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये विलुप्त हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इस कगार पर आ गए हैं जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन स्पीशीज़ की ख़त्म होती जा रही है। एंड वी नो ह्यूमन इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन दीज स्पीशीज़, एनिमल्स, चाहे वो इक्वेटिक हो चाहे मैमल हो, विच एवर कैटेगरी इट इज़, एंड स्पीशीज़ आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट पे हम ह्यूमंस ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा ह्यूमंस का ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमंस का ही नुकसान होगा कि स्पीशीज़ पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कैटेगरी वाइज कि कौन सा स्पीशीज़ ख़त्म हो गया है, कौन सा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो, स्लाइड को पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे जो कैटेगरीज हैं, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, यहाँ पर स्पीशीज़ के नाम गिवन है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ना अब IUCN के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ IUCN, क्या है ये? एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको ट्रैक करती है कि क्या पॉपुलेशन है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या ये इंडेंजर्ड है। जैसे कि हमने पढ़ा, तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्पीशीज़, किसको हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्वेशन एफर्ट लगाने हैं, तो इसी का डाटा IUCN बनाती है। और इसको हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इस लिस्ट पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके अपनी लिस्ट प्रिपेयर करती है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करने में। और इसका एम यही है कि हमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कैसे हमारा जो स्पीशीज़ है उसका स्टेटस क्या है, चाहे वो अपना डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो हम इसी को देखते हैं IUCN के अंडर। और ये रेड लिस्ट जारी करती है, दिस इज़ द रेड लिस्ट, जहाँ पर कैटेगरी वाइज ये स्पीशीज़ को कैटेगराइज करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट। तो अभी कंट्री में जो US है वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट, जो कि अभी तक पहली बार हुआ है, सबसे पहली डेमोक्रेसी हमारी US ही थी, लेकिन इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हमने डेमोक्रेसी समिट को हेल्ड किया है, जिसका थीम था टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कॉन्फ्रंट
ऑटोक्रेसीज अब्रोड, कि अपने कंट्री में तो डेमोक्रेसी को रिन्यू करना है, लेकिन बाहर की कंट्री में जो ऑटोक्रेसीज चल रही है उसको ख़त्म करना है, उसको उसके साथ लड़ाई करनी है। और इसी के साथ एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव भी बनाया गया है ताकि जो डेमोक्रेटिक रिन्यूअल है वो हो सके, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि अराउंड $424.4 मिलियन प्रोवाइड की जाएगी। एंड क्या करेगी, हेल्प किस लिए प्रोवाइड की जा रही है, किस सेक्टर को हेल्प करेगी, तो यहाँ पर मेंशन है कि ये मीडिया को सपोर्ट करेगी कि जो हमारे मीडिया है वो फ्रीली काम कर सके, किसी के दबाव में, पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में आके न्यूज़ ना बनाए। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगी, हमारा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसको स्ट्रेंथन करेगी, टेक्नोलॉजी है ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से हो सके उसको स्ट्रेंथन करेंगे। एंड ऑल्सो कि जो फेयर एंड इलेक्शन जो हमारे होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको इंश्योर करेगी ताकि जो हमारे इलेक्शंस हैं वो बिना किसी करप्शन के, बिना किसी धांधलेबाजी के हो सके। अब देखते हैं कि इसमें क्या बात हुई है समिट में। तो यहाँ पर बात की गई है कि कैसे हमारी जो कंट्रीज़ हैं इतनी ओपन है आज के टाइम में, राइट्स रिस्पेक्टिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर हम साथ में काम करें तो जैसे हमने कोविड पेंडेमिक को साथ में सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ कोविड को कंटेन किया था, तो अगर हम इतनी ज़्यादा अगर हमारे में कन्वर्जेंस आ जाए सोसाइटीज़ में, तो हम, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो वर्ल्ड एकदम से पीसफुल हो जाएगा, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी वर्ल्ड वॉर, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए बात की जा रही है, कोशिश की जाती है कि वर्ल्ड में पीस बना रहे, शांति बनी रहे। और जो थीम था, इसके 3 प्रिंसिपल्स थे कि हमें डिफेंड करना है अथॉरिटेरियन के अगेंस्ट, कि जो अथॉरिटेरियन है जैसे कि चाइना है एक तरह से अपनी अथॉरिटी असर्ट करता है, उसके अगेंस्ट हम डिफेंड करें, करप्शन को फाइट करें, एंड ऑल्सो जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सपोर्ट करें। हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, कंट्री में भी इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, इवन अब्रोड में भी इतने ज़्यादा वायलेशंस होते हैं, तो इसीलिए हमें ह्यूमन के जो राइट्स हैं उनको बचाना है, लोगों को राइट्स देने हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी एक तरह से राइटफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर सके। अब देखते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी हमने बात कर ली, अब मतलब क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की ही सरकार है, जो गवर्नमेंट है दैट इज़ फॉर द पीपल, क्योंकि लोग ही उसको इलेक्ट कर रहे हैं और वो लोगों के लिए ही काम कर रही है, लोगों के लिए ही वो पॉलिसीज़ बना रही है, लोगों के लिए ही वो लॉज बना रही है। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ द मेजॉरिटी, क्योंकि जो लोग हैं इलेक्शन करके, वोट दे के एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और जो गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम वोट्स आते हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट वही फॉर्म होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं रूल ऑफ द मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर हम पावर इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जैसे कि यूके में है वहाँ पर आपका इनहेरिटेड सिस्टम चलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको हर 5 साल बाद इलेक्शन लड़ने हैं और बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आपको इलेक्ट किया जाएगा, और लोग ही आपको लीडर की तरह इलेक्ट करेंगे। ना कि ऐसा कि सपोज़ जैसे सोनिया गांधी है तो इनडायरेक्टली नेक्स्ट लीडर विल बी राहुल गांधी, नहीं, उनको पहले इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे, वोट मैक्सिमम गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन सकेंगे। जबकि इंडिया में ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता, जहाँ पर हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लड़के ही इलेक्शन कोई भी पोजीशन हासिल होगी। एंड इंडिया सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, और सबसे ओल्डेस्ट भी। अब इंडिया में देखते हैं कि डेमोक्रेसी, हम इंडिया में की भी बात करें, वहाँ पर कितने ज़्यादा वायलेशंस होते हैं, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाए गए हैं ताकि जो हमारे राइट्स हैं लोगों के वो दिए जाए। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकें। जैसे कि पहला है ब्रेकिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि रेस के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट जो दलित वुमेन है उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी दलित हैं। तो इस तरीके से हम सोसाइटी को बता रहे हैं कि कंट्री हमारी किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, कि अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है तो सिटीजन्स के पास, मिनिस्टर्स के पास, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फाइल RTI, कि वो पूछ सकता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, तो आप RTI फाइल कर सकते हो ताकि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सको।
नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल तक कैसे आएगी? जब हमारे पास ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, जहाँ पर लोगों की एक कमेटी होगी, लोगों की सरकार होगी, और लोगों की सरकार होगी तो वो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। तो हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, और यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज फॉर रूरल एरियाज एंड म्यूनिसिपल सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज, इसको इस्टेब्लिश किया था ताकि जो थर्ड टायर है हमारा, जैसे सेंटर है उसके नीचे स्टेट्स हैं, देन वी हैव योर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो काम है वो हो सके, इसलिए हमने 73rd 74 अमेंडमेंट लाया गया। एंड यहाँ पर जो थर्ड लेवल है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम की, वी हैव 3 सिस्टम इन दैट, जिला परिषद, ग्राम सभा एंड पंचायत समितिज। वहाँ पर भी हम जो कंट्रीज़ हैं उनको, जो हमारी पंचायती लेवल है वहाँ पर हम लोगों को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, डेमोक्रेसी दे रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है जहाँ पर हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों को लेकर आ रहे हैं साथ में, और वहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो। एक तरह से अगर आप डायरेक्टली लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर काम करोगे तब आप सेंटर को भी बता सकोगे कि ग्रास रूट लेवल पे ये दिक्कतें आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ताकि जो सेंटर है अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसीज़ फ्रेम कर सके। नेक्स्ट इज़ अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो अभी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, और जिन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने की, क्योंकि ये भी एक्सटेंट होते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट बताई गई है पिछले 3 सालों को मिला के, ये रिपोर्ट निकाली है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज़, जिन्होंने कहा है कि जो हमारे 2000 से ज़्यादा केसेस को मारा जाता है, जो स्पीशीज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको इलीगल ट्रैफिक किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इलीगल वे से, जिसकी वजह से जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो अंडर थ्रेट है। काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज़ जो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं जो हमारे स्टेट फॉरेस्ट एजेंसीज हैं, ताकि जो हमारा ये इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है या किलिंग हो रही है हम उसको बचा सकें। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने वाइल्ड लाइफ के एक्ट के अंडर बनाया है, और याद है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर इसका मेन एम है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को ख़त्म करना है, इसको कॉम्बैक्ट करना है, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इलीगल वाइल्ड लाइफ का। अगर हम किसी वाइल्ड लाइफ को इलीगल तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है? पहली बात, ऑब्वियसली उसकी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो इकनॉमी है उसको अंडरमाइन किया जाएगा कि ये तो इकनॉमी ऐसी है जहाँ पर आप किसी भी स्पीशीज़ को इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो या इम्पोर्ट कर सकते हो। एक तरह से रेपुटेशन भी ख़राब होती है, और सोशल इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी। ऑल्सो हमारा जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। और जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम इलीगल ट्रैफिकिंग सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की ही बात नहीं कर रहे, इनफैक्ट उसमें प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ होता है, हमारे हर्ब्स में काम आता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो नेचुरल सोर्स होता है मेडिसिन का। सपोज तुलसी, तुलसी इज़ अ नेचुरल मेडिसिनल प्लांट। तो अगर तुलसी को हम वाइल्ड ट्रेड करें इसका इलीगल तरीके से, तो ये जो तुलसी का स्पीशीज़ है ये ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारी जो मेडिसिनल का यूज़ जिससे हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कंट्री में कौन कौन से हमने स्पीशीज़ स्पेसिफिक ऑपरेशंस चलाए हैं, ताकि जो कंट्री है उसके अंदर हम जो स्पीशीज़ हैं उनको सेव कर सकें। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट इज़ ऑपरेशन सेव कुरमा, दैट इज़ अबाउट कि हमें जो टर्टल्स हैं, टोटवाइज है, इनको सेफली रखना है, इनकी जो कंजर्वेशन करना है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ तरीके से करना है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन टर्ट शील्ड, ये भी इलीगल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है, लाइव टर्टल्स को। देन ऑपरेशन लेस्नो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ जो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है, और जिन कंट्रीज होती हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं ताकि इसका अटेंशन इन स्पीशीज़ पर जाए और हम इनका ध्यान रखना, इनको कंजर्व करना शुरू कर दें, ताकि इनका फिर वाइल्ड लाइफ ट्रेड ना हो सके। नेक्स्ट इज़ अबाउट ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है मंगूज़ हेयर ब्रशेस उसके लिए है, ताकि जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको ध्यान लेकर आएँ ताकि हमारा इस स्पीशीज़ में इलीगल ट्रेड ना हो सके।
नेक्स्ट इज ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड। तो सॉफ्ट गोल्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम शहतूत शॉल की बात कर रहे हैं जो कि चिरू से आता है, और ये अगर हम इसको भी इलीगली ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसान ही है। इसलिए जो वीवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात होती है ताकि आप अलर्ट हो जाओ और अपने स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट इज ऑपरेशन बर्बिल। ये बेसिकली वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड बर्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन वाइल्ड नेट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अटेंशन ड्रॉ करने की जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ताकि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है ओवर इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आजकल इजीली ट्रेड हो जाता है। एक एंट्री आप करो, एक ट्रांजैक्शन करो, एवरीथिंग इज़ डन। तो इसी तरह इसका नाम दिया है ऑपरेशन वाइल्ड नेट। आप ये जो ऑपरेशंस के नाम है इनको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये मेंस में बहुत काम आने वाले हैं। आप डायरेक्टली न्यू टर्म्स डालोगे तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनर है दैट विल बी इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्री फ्लाई। यहाँ पर हम लाइव बर्ड्स की बात करें ताकि इनका इलीगल ट्रेड ना हो सके, इसको चेक करेंगे। ऑपरेशन वेट मार्क, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताकि जो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें जो सेल होता है मीट वाइल्ड एनिमल्स का, ताकि वो ना हो सके। और जो वेट मार्केट्स होते हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से मीट का सेल परचेज होता है, ताकि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इसलिए ऑपरेशन वेट मार्क यहाँ पर लाया गया है। सो दैट वाज अबाउट द रिपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ब्यूरो, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल चल रहा है कंट्री में, हमारा वाइल्ड लाइफ कितना इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि देखते हैं हम अब इसको कंजर्व कैसे करेंगे। इंडिया में बात करते हैं हमने कौन कौन से एक्ट लेकर आए हैं ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 42nd अमेंडमेंट किया है 1976 में, जहाँ पर हमने क्या किया है, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो कंसेप्ट था उसको हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। पहले तो सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती थी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे या एनिमल्स पे, लेकिन अब उस पर सेंटर भी बना सकती है, तभी हम उसको कंकरेंट लिस्ट में डालते हैं। नेक्स्ट हमने आर्टिकल 51A सबसेक्शन जी भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटी बनाया है कि हर एक नागरिक, हर एक सिटीज़न की एक तरह से ड्यूटी है कि उनको नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको कंजर्व करना है। आर्टिकल 48 भी हमने डाला है, जहाँ पर हमने DPSP के अंदर डाला है, जहाँ पर जो स्टेट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि उनको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करना है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स भी है जिसके तहत हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। दीज आर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। UPSC कई बार डायरेक्ट एक्ट्स भी पूछ लेता है, तो एक बार इनके ईयर्स भी देख लेना। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट इज अबाउट हुनर हार्ट्स। तो हुनर हार्ट्स बेसिकली हुनर से क्या पता चल रहा है, टैलेंट की जो हमारे आर्टिसंस होते हैं माइनॉरिटी सेक्शंस के, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतना सब कुछ बिक जाता है, या जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या शॉप्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान बिक जाता है जो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज चली आ रही है, जो हमारा पहले हाथों से बुनाई होती थी या कढ़ाई बुनाई जिसको हम बोलते हैं, तो अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हार्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि एक तरह का एग्जीबिशन है, जहाँ पर जो माइनॉरिटी सेक्शन होते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जिबिट कर सकते हैं। कौन पर्सन यहाँ पर एग्जीबिशन लगा सकता है, वही पर्सन लगा सकते हैं जिनके एंसेस्टर्स भी कुछ ट्रेडिशनल काम करते थे, कुछ ट्रेडिशनल वेविंग करते थे या कुछ ट्रेडिशनल कुछ स्पेसिमेन बनाते थे, तो वही पर्सन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी 34th एडिशन हुआ है हुनर हाट में, गुजरात में हुआ था, जहाँ पर 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया है। और ये फर्स्ट सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2016 में, ताकि हमारा जो क्राफ्ट्समैन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो प्रमोट हो सके। थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल, कि हमारा जो लोकल है कल्चर है, जो हमारी लोकल आर्ट है, ग्रास रूट लेवल की आर्ट है, उसके लिए लोगों को पता चले और वर्ल्ड वाइड में हम इसको ले जा सकें। किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद स्कीम, जो उस्ताद स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जिसका डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इसमें भी हम बात करते हैं कि हमारा जो रिच हेरिटेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, हम माइनॉरिटी सेक्शन की, बेसिकली हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, मेजॉरिटीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे। तो माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग हैं यहाँ पर अपना जो आर्ट एंड कल्चर है, अपना टैलेंट शो कर सकते हो इस एग्जीबिशन में। एम क्या है,
उनको मार्केट देना। अगर हम एग्जीबिशन लगाएंगे अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की तो लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व भी हमको मिलेगा। ऑल्सो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जो आर्टिसन है, क्राफ्ट्समैन है, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पर काम मिल जाएगा और इससे जो उनकी स्किल है वो भी ऑब्वियसली बूस्ट हो जाएगी। और जो हमारा एंसेस्ट्रल वर्क है जो अब ख़त्म होता जा रहा है, जैसे कि हमारी लैंग्वेजेस हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती थी जो पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे लेकिन आज की जनरेशन वो नहीं बोलती। और दूसरा एग्जांपल है ट्राइबल लैंग्वेज। तो ट्राइबल लैंग्वेज सिर्फ ट्राइबल पीपल तक लिमिटेड है, हम नहीं समझ सकते उनकी लैंग्वेज, है ना। तो इसीलिए जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा काम है जो पहले चलाता था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करती है कि कैसे ना कैसे करके हम अपनी लैंग्वेज को, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट हेरिटेज को कंजर्व कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो कुछ देखते हैं स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी सेक्शन के लिए चलाई है। द फर्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जहाँ पर हम सोशो इकोनॉमिक एंड बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, गर्ल हॉस्टल, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाते हैं ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वो इसमें आके अपनी स्किल सेट ले सके। नेक्स्ट, बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप, यहाँ पर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड गर्ल जो सिर्फ माइनॉरिटी सेक्शन की हों उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जहाँ पर हम जॉब इन्वेंट, ताकि ऐसी स्किल हम उनको दे रहे हैं ताकि उनको जॉब भी मिल सके। और अगर हमें जॉब की बात करते हैं तो यूथ यहाँ पर अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सीखो और कमाओ, जहाँ पर हम प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं ताकि जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी यूथ है, उनकी स्किल अपग्रेड हो सके और उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर या फिर उनके इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर और क्या मार्केट में काम चल रहा है उसके ऊपर उनको प्लेसमेंट मिल सके। नेक्स्ट इज़ नई मंजिल स्कीम। नई मंजिल स्कीम फॉर्मल स्कूल एजुकेशन के लिए है, जहाँ पर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको हम, माइनॉरिटी सेक्शन के जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ला सकें। नेक्स्ट इज़ उस्ताद स्कीम, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात होती है। नेक्स्ट इज़ नई रोशनी, ये भी माइनॉरिटीज़ के लिए है, जहाँ पर जो लीडरशिप डेवलपमेंट है वुमेन का वो बढ़ सके ताकि वुमेन में लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सके। तो ये बेसिकली वुमेन के लिए है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करते हैं ताकि माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग हैं वो खुद को इन्फीरियर ना फील कर सकें और खुद को माइनॉरिटी की तरह नहीं मेजॉरिटी की तरह ले। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है उनका आर्ट एंड कल्चर जो क्राफ्ट है वो बाहर आ सके। So that was all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, you can just mention in the comment section, and also don't forget to write us at info@officerbta.com. अगर आप यहाँ पर हम मेल करोगे so that we can give you some practice questions and आप उसको evaluate भी करा सकते हो। Okay, so thank you and all the best.